11 के जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है उसमें बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है। अगर उसके ऊपर हम लोग और डिस्कशन कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सतीश जी आज हमारे साथ हैं और हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा सर बहुत बड़ा डिस्कशन नहीं, केवल 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजुकेशन है। चलिए मैं सभी बच्चों को पता है 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजुकेशन के बारे में। तो 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजुकेशन बच्चे आप लोग जानते ही हैं कि पहले हमारे पास जो पहली एजुकेशन है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की होती है। सेकंड जो एजुकेशन है बेटा हमारी वो हमारे पास किसकी होती है बेटा, हमारे पास कंसिस्टेंसी की है। और तीसरी एक्युरेट एजुकेशन होती है। मैं चाहूँगा सतीश जी बच्चों को थोड़ा मार्गदर्शन करिए गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बारे में। देखिए बच्चों अकाउंट्स आप फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं। अब बेटा ये जो थ्योरी बनाई गई है अकाउंट्स की, ये असम्पशंस पे बनाई गई है। हम कहते हैं कि हम ज़मीन पे खड़े हैं, ये हमारी असम्पशन है। बिल्कुल बिल्कुल ये हमारी असम्पशन है, क्योंकि आप इको की थ्योरी पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, वहाँ पर भी आपको असम्पशन लेनी पड़ेगी कि भाई ऐसा होता है, चाहे एक्चुअल में है या नहीं है, ऐसा ही होता है, हमें मानना पड़ेगा। जब तक आप माइंड में ये मेकअप नहीं करेंगे तो आप अननेसेसरी इस अकाउंट्स की थ्योरी में उलझते रहेंगे। अनरियलिस्टिक एजम्पशन ले ले ना, रियलिस्टिक ग्राउंड बैकग्राउंड पे एजम्पशन ले लें। तो बच्चों जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को सर एक एग्जांपल के थ्रू बढ़ा पाएं तो मैं आपका बताऊँ गोइंग कंसर्न असम्पशन बेटा एक बात बताऊँ, आज आपने कॉमर्स, मैं गोइंग कंसर्न असम्पशन से पहले आपका एग्जांपल देता हूँ। आज आपने कॉमर्स स्ट्रीम ले ली, आप मुझे ये बताइए सर, आप मेरे स्टूडेंट और मैं आपसे कहता हूँ कि बेटा आज आपने अकाउंट्स में ले लिया, तो क्या आप 2 महीने बाद साइंस ले लोगे क्या? नहीं सर, नहीं सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया, बहुत बढ़िया गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है। क्या आप 2 महीने बाद साइंस ले लोगे? क्या आप 2 महीने बाद ह्यूमैनिटीज लोगे? आपका मन आज ये कर रहा है क्या? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब है कि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब भी हम नारियल फोड़ते हैं तो इसलिए नारियल फोड़ते हैं कि हमारा बिजनेस यानी कि 7 पुस्तों तक चले, 7 पुस्तों तक चले। हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं। आज बताओ, मैं ये कहता हूँ, आज मैंने कॉमर्स स्ट्रीम ली है तो मेरा इंटेंशन कभी ये नहीं होगा कि 2 महीने बाद मैं साइंस ले लूँ या 2 महीने बाद मैं ह्यूमैनिटीज ले लूँ। It means we can conclude in that way that the organization will be continued for the indefinite period of time, for the foreseeable period of time, and there is no intention to close down or scale down its operation significantly in the future. अब मैं बच्चों आपके साथ ये मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि ये असम्पशन हमने क्यों बनाया। Right. Why? अगर आपको why का रीजन पता लग जाए तो अकाउंटेंसी जैसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इस दुनिया में नहीं है। बिल्कुल, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। देखो दुनिया में आज क्या है, पैसा पैसा पैसा, सारी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है और बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जहाँ से पैसा आता है। आप मुझे बच्चों ये बता दो कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ से पैसा आता है बिजनेस के अलावा। तो अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस की हमारी एक लैंग्वेज है। अब मैं बताता हूँ आपको गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्यों है। देखिए बच्चों, मैं आपसे ये बात कहता हूँ, अगर मैं ये ना मानता, मान लो मैं कहता हूँ मैं रवि सर के साथ बिजनेस कर रहा हूँ, रवि सर से मैं कहता हूँ रवि सर मैंने एक बिजनेस चालू किया है, आप मुझे 10 लाख का माल दे दीजिए और साथ में ये बोल देता हूँ रवि सर अगर मैं बिजनेस चला पाया, पता नहीं चला पाऊँगा या नहीं चला पाऊँगा, अगर नहीं चला पाया तो एकदम रवि सर के मन में क्या हो जाएगी, मेरे प्रति नेगेटिविटी हो जाएगी। कहिए भाई ये तो आने से पहले ही होने लगा हुआ है, इसको 10 लाख का माल दे दिया और कल को ये इसको खुद को अपने पर विश्वास नहीं है तो ये मेरा पैसा कल को वापस नहीं दे पाएगा। सर नमस्कार, सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल, आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं सर। अब ये बताइए सर, अगर मैं ये इंटेंशन से आपके पास आऊँगा कि मैं पता नहीं बिजनेस चला पाऊँगा, इवन मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने तैराकी सीखनी है, मुझे तैराकी सीखनी है तो मुझे स्विमिंग पूल में जाना पड़ेगा। बिल्कुल जाना पड़ेगा। अगर मैं स्विमिंग पूल में जाने से पहले ये सोचूं भाई मैं डूब गया तो मैं ज़िंदगी में सर कभी तैराकी नहीं सीख पाऊँगा। तो आप ये बताइए जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमारा बना वो इसलिए बनाया गया कि सामने वाले से जिससे हम अपना बिजनेस डील कर रहे हैं उसको डर ना लगे, इसलिए माना गया कि बिजनेस इज कंटिन्यू फॉर इंडेफिनिट पीरियड। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर अगर लॉस हो गया तो भाई लॉस होगा तब ना जब बिजनेस करेगा, और बिजनेस करेगा तो उसे चलाना पड़ेगा। तो ये इंटेंशन मैं ये कह रहा हूँ कि द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमने इसलिए माना कि सामने वाला जिससे हम बिजनेस कर रहे हैं उसे इनसिक्योरिटी फील ना हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट सर, जैसे बच्चे के लेवल पे चले हैं हम लोग कि सवाल पूछते हैं टीचर, आजकल थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है, पहले लिखा आता था डिफाइन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, आज वो जमाना खत्म हो गया है सर, हमारे टाइम में चला कर रहा है। आजकल आएगा आपके पास एक कहानी बना देंगे सर, एक मशीनरी को मैं 10 साल मैं मशीन को परचेज करता हूँ और ये बिलीव करता हूँ कि मैं 10 साल तक चलेगी। सर कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है यहाँ? बेटे सर यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट फॉलो होगा आपने अकाउंट्स में पढ़ा
कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने, तो अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ना होता तो हम कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। अच्छा, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज द बेसिस फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड और ये पेपर में इनडायरेक्टली में बहुत सारे एग्जामिनर जो है इस सवाल को पूछते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बारे में। बच्चों को मैं ये कहता हूँ कि बच्चे किताबों में जो लिखा है वो तो लिखा है, आपको ये पता होना चाहिए क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। सर ठीक है सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा सर। मैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल के ऊपर आ जाते हैं। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल में नॉर्मली हम क्या कहते हैं सर, अब एग्जांपल देना, एग्जांपल आप बहुत बढ़िया देते हैं। अच्छा, बच्चों के दिल तक वो एग्जांपल जाता है, दिमाग पे जाता है। देखो बेटा, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको मैथ्स आपने पढ़ा, मैथ्स में आपने ट्रिग्नोमेट्री में एक डेफिनेशन पढ़ी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हो। सर इसका अकाउंट के साथ क्या लेना देना, आपने ये क्यों बोला? देखो, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर एक चीज़ के करने के दो तरीके हैं, अगर एक चीज़ को करने के दो तरीके हैं और हमने ईयर 1 में, क्योंकि अभी हमने डिस्कस करा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, इसमें हमने बोला कि बिजनेस कंटिन्यू हो रहे हैं इंडेफिनिट पीरियड। बिल्कुल सर, रिलेटेड है सर। हाँ, कंसिस्टेंसी तब होगा जब गोइंग कंसर्न होगा। राइट राइट राइट। तो मैं ये कहता हूँ कि मान लो मैंने बिजनेस को लंबे समय तक किया, मेरे अकाउंट में एक चीज़ को करने के दो तरीके हैं और मैंने मेथड 1 फॉलो करा। अब ये बताइए, 11 में मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, 11 में मैंने कॉमर्स ली तो 12 भी मुझे कॉमर्स से ही पढ़नी पड़ेगी। अगर मैं 11 में फेल हो गया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो कंसिस्टेंसी फॉलो हो गई, कंसिस्टेंसी फॉलो हो गई। दूसरा मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, आप कहते हो मेरी मम्मी पनीर बहुत अच्छा बनाती है, मैं कहता हूँ मेरी मम्मी बहुत अच्छा पनीर बनाती है। हमने दोनों लेडीज़ को पनीर ला कर दे दिया, एक की मम्मी ने बनाया था एक कढ़ाई में और मेरी मम्मी ने बनाया प्रेशर कुकर में। अब बताओ दोनों के टेस्ट में क्या कंपैरिजन किया जा सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि बिकॉज मेथड आर डिफरेंट। तो मैं ये कहता हूँ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपके पास अकाउंट में दो तरीके हैं, अगर ईयर 1 में आपने मेथड 1 अपनाया तो आपको ईयर 2 ईयर मेथड 1 ही फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज आपको खुद को ही कंपेयर करना है, आपको दूसरों के साथ भी कंपेयर करना है, आप तभी कंपेयर कर पाओगे। मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि कॉमर्स स्ट्रीम को हम कॉमर्स स्ट्रीम से कंपेयर कर सकते हैं, साइंस स्ट्रीम को हम साइंस स्ट्रीम के साथ कंपेयर करेंगे, कॉमर्स स्ट्रीम को हम साइंस स्ट्रीम के साथ। जैसे 10th तक आप सीबीएसई में, उसके बाद आईसीएसई में आ गए, तो कंपैरिजन का कोई सिस्टम कैसे बनेगा? कैसा बनेगा? तो इसका मतलब वी कैन कंक्लूड हियर अबाउट द कंसिस्टेंसी कांसेप्ट दैट कि द वंस आर लॉ एंड प्रैक्टिसेस आर बीइंग फॉलोड, they should be followed year after year. Yes. So that is a consistency. Just like Rahul Dravid, you know Rahul Dravid is the Mr. Jimmy of the Indian cricket team. उससे एक बार क्या करा, वो चिपक जाता था, उसको मिस्टर बॉल कहते थे, यानी कंसिस्टेंसी बहुत थी, हर मैच में रन मारता था। लेकिन वीरेंद्र सहवाग का क्या है सर, आर या पार, कभी मार देगा कभी रन नहीं बनाएगा। तो यानी कंसिस्टेंसी फॉलो हमें करनी चाहिए। लेकिन सर इसका मतलब ये मान लूं कि मैं बहुत रिजिड हूँ, बड़ा स्टबर्न हूँ, मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूँ बिल्कुल, क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? क्या चेंज आ गया, अगर कुछ आए तो क्या मैं आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में इसका इम्पैक्ट दिखा के मैं आगे बढ़ सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल AS6 के बारे में सर थोड़ा सा। नहीं, इससे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लाइव एग्जांपल देता हूँ। 8 नवंबर 2016 को क्या हुआ? नोटबंदी हुई थी सर, कौन भूल सकता है वो बुरा दिन या अच्छा दिन, पता नहीं, भगवान जाने क्या था। भूल सकता है? हाँ। आप बताओ, उससे पहले हमारी जो इकोनॉमी चल रही थी वो ओल्ड करेंसी में चल रही थी, चल रही थी। पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने 8 बजे अपनी मन की बात कही और ये कहा कि 8 बजे के बाद जो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था जो पुरानी करेंसी में चल रही है वो नहीं चलेगी, वो इनवैलिड मानी जाएगी। तो कंसिस्टेंसी को हमने वायलेट किया एक तरह से यहाँ पे, लेकिन क्या बात, बट रिक्वायर्ड बाय लॉ गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। बिल्कुल। आज गवर्नमेंट ने बात कहा कि कोरोना के अंदर पहला लॉकडाउन हुआ तो चेंज आया नहीं है, कंसिस्टेंसी थोड़ी फॉलो लोगों की जिंदगी चेंज हो गई कि नहीं हो गई? आज आप खुद ही देखो, कोरोना के अंदर लॉकडाउन 1 हुआ, लॉकडाउन 2 हुआ, लॉकडाउन 3 हुआ, तो कंसिस्टेंसी कहाँ रही? जो मैं रेगुलर स्कूल जाया करता था पढ़ाने के लिए, आज जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वो मेरे को यह सलमान खान का एक डायलॉग भी याद आता है सर, इससे एक बार मैं कमिटमेंट कर देता हूँ, अपनी भी नहीं सकता। वही है कंसिस्टेंसी वाली बात है। इसका मतलब इट इज रिकमेंडेड कि एक बार जो रूल फॉलो कर लिया गया है उसको ईयर आफ्टर ईयर फॉलो करना चाहिए। बट सिचुएशन होगी तो वी कैन चेंज इट, सो इन द सर्कमस्टेंसेस इन द लॉ ये अलाउड टू अस। ओके फाइन। और दूसरा है सर कि मैं आज तक पॉन्ड्स की क्रीम लगा रहा था और मुझे बताया गया था भाई पॉन्ड्स क्रीम लगाने से गोरा हो जाता है, मैं लगाया जा रहा हूँ। पर बाबा रामदेव ने कोरोना के अंदर एक क्रीम निकाली जिसने उसमें बोला कि सर आप ये क्रीम लगाइए, आप बहुत ज़्यादा गोरे हो जाओगे। तो क्या मैं अपना पॉन्ड्स क्रीम छोड़ के
बाबा रामदेव की दवाई पे आऊंगा कि नहीं आऊंगा? बिल्कुल आऊंगा, मैं चेक तो वो करूंगा, डिपेंड करता है, यानी कि हम कंसेंट को फॉलो भी कर सकते हैं और डेबिट भी हो सकते मैं हैं, कर सकता हूँ फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। और इसी बात से रिलेटेड मैं एक चीज बताना चाहूंगा सर, फेयर एंड लवली का नाम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हाँ। उस कंपनी ने अब फेयर वर्ड हटा लिया वहाँ से। अच्छा, हटा दिया। हाँ, उन्होंने डिसाइड कर लिया, हिंदुस्तान लीवर ने का प्रोडक्ट है कि अब केवल लवली क्रीम के नाम से दिखेगा। अच्छा, फेयर हटा फेयर दिया सर, मेरे को नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं फेयर एंड लवली यूज नहीं करता। मैं कौन सी सर आप पहले से फेयर है सर। चलिए सर, अब आगे आते हैं हम लोग एक्यूरल कॉन्सेप्ट पे आते हैं। एक्यूरल कॉन्सेप्ट जो सर बैकबोन है, हाँ। बैकबोन है सर, इसके बगैर हमारी अकाउंटिंग नहीं है। वो बताया जाता है बेटा, जितने भी हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड्स बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, वो एक्यूरल कॉन्सेप्ट बताते हैं। सर आप एग्जांपल देना, मैं थोड़ा सा बताऊंगा, हल्का कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस ठीक है, करते हैं। आप बुकिश लैंग्वेज बताइए। हाँ, हाँ। मैं आपसे आशा करता हूँ बेटा, मैं आपने ये देखिए, आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। रामायण लिखी गई, गीता लिखी गई, गुरु ग्रंथ साहब लिखे गए। आप एक टीचर के पास उसमें सब लिखा है, किताबों में सब लिखा है, सबका बताने का अपना अपना तरीका, अंदाज है, तरीका और है। सीधी बात है बेटा, व्याख्या करना। पढ़ना और व्याख्या करना में सर जमीन आसमान का फर्क है। सामने वाला टीचर ही आपको व्याख्या करके बताएगा कि सामने वाला, हमें किसने सिखाया? हमें हमारे गुरु ने सिखाया। आज हम इस काबिल बने हैं कि हम आपको सिखा पा रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ, मैं रूल कॉन्सेप्ट को आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। बुकिश लैंग्वेज आपने तो पढ़ रखी है। अब फिर भला बच्चों को एक बार इंट्रोड्यूस कर हाँ, देते आप बताइए, फिर हैं मैं कि बताऊँ। आपको नंबर चीज के मिलते हैं, लेकिन नंबर से ज्यादा जरूरी हमारे को नॉलेज लेना है। सतीश जी बताएंगे कि एक्यूरल अजम्पशन में आपको लिखना है कि ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड in the books of account when the transaction is being taken place, और सर not at the time of मैं तो settlement। आज बिल्कुल करंट एग्जांपल लेता हूँ। बिल्कुल सर। बच्चों आप ये बताओ, आप ये बताइए, इंडिया में फर्स्ट लॉकडाउन कब हुआ था? सर आप बताइए लॉकडाउन कब हुआ? सर फर्स्ट लॉकडाउन हमारा 25 मार्च के आसपास हुआ था। चलिए 25 मार्च के आसपास हुआ था। हाँ। एक बात बताइए बेटा, आपके घर में मेड आती है, बिजनेस के अंदर एम्प्लॉई आता है, बिल्कुल आता है, सब आता है। 25 मार्च को, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 25 मार्च इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मार्च की सैलरी पे नहीं करी तो उस साल का खर्चा माने या ना माने? हाँ, मानना पड़ेगा। बताओ एक बात बताओ बेटा, जो सैलरी हम किए जाते हैं, देते हैं, वो 1 अप्रैल में देंगे, लेकिन हमारी उन दिनों में बुक्स बंद हो गई। आपको पता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट 12 महीने का होता है, या तो वो फाइनेंशियल ईयर होगा या वो कैलेंडर ईयर होगा। अब एक एम्प्लॉई ने लॉकडाउन की वजह से 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ, उसके बाद 14 दिन का लॉकडाउन हो गया, उसके बाद सेकंड लॉकडाउन हुआ, तो कंपनी जो 31 मार्च को बुक्स में, क्या आपने वो सैलरी ले गया आपसे? नहीं लेके गया। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में आपको अप्रूवल ये कहता है कि भाई आपने सर्विस एंजॉय कर ली, ये मैटर नहीं करता कि आपने पे किया है नहीं किया, वो 31 मार्च का खर्चा। ट्रांजैक्शन इज बीन टेकन प्लेस नॉट एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट। सर मेरे को छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझा दी सर, मेरे को एग्जांपल के थ्रू समझ में आने की बात ये, अगर एक एम्प्लॉय को 5000 पर मंथ की तनख्वाह दे रहे हैं, अभी तक 11 महीने तक भगवान के रहे तो सब कुछ सही चल रहा था। अप्रैल से बंदे ने ज्वाइन किया, मान लीजिए फरवरी तक बहुत अच्छा चल रहा था, और उसको 55,000 रुपए की सैलरी मिल चुकी है, 5,000 into 11, या कंपनी के हिसाब से सोचूं तो 55,000 रुपए की सैलरी वो दे चुके थे, तो अब 5,000 की सैलरी उसको नहीं दी गई है, तो मैं खर्चा अपनी किताबों में 55 दिखाऊं या 60 दिखाऊं? आपको खर्चा दिखाना पड़ेगा, वो सर 60,000। सर मैंने दिया नहीं है, मैं कैसे दिखा दूंगा? यही तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट है, यही तो आपको सिखाता है, यही आपको सिखाता है कि आपको खर्चा बुक करना है, यही तो अकाउंटेंसी है। सर अगर मान लीजिए मैंने 1 महीने की सैलरी नहीं दी, 1 भी महीने की सैलरी नहीं दी, तो क्या तब भी 60,000 खर्चा दिखाऊंगा? बिल्कुल दिखाना पड़ेगा आपको। टोटल आउटस्टैंडिंग से, तो इसे एक्रूअल कॉन्सेप्ट ने बोला एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट ड्यू। आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट इसका लेना पड़ेगा, और मैचिंग कॉन्सेप्ट में बच्चों ने पढ़ा कि अगर आप किसी साल का एक्चुअल प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, तो आप उस साल के सभी खर्चे लेंगे, चाहे वो पे किए हो या ना किए हो। वाइस वर्सा रेवेन्यू के लिए भी एप्लीकेबल होगा, चाहे वो आपको मिले या ना मिले, आपको लेना पड़ेगा। दैट इज होगा एक्रूअल बेसिस ऑफ। सर एक एग्जांपल और जो बुक्स में नॉर्मली बच्चे लोग पढ़ते हैं, जैसे यही सेम है, मतलब सैलरी की तरह ही है। मार्च में मैंने सेल करी सर, मैंने गुड्स को भेज दिया, ठीक है जी, मैंने गुड्स भेज दिया, मेरा डेटर मुझे पेमेंट नहीं दिया। अभी वो कह रहा है कि भैया मैं तो कोरोना का टाइम है, कोरोना खत्म हो जाएगा, या स्कूल की फीस का देख लीजिए। सर स्कूल के फीस का लेटेस्ट एग्जांपल बता देता हूँ आपको। चलो पहले सेल वाला लेटर वाला देख लेते हैं। डेटर माल भेज दिया मैंने, माल भेज दिया लेकिन पेमेंट नहीं आई, तो क्या मैं उस साल की सेल मानूंगा? नहीं मानूंगा? मानना पड़ेगा सर, बिल्कुल मानना पड़ेगा। हमने इवेंट तो इनकर कर लिया ना, हमारा बिल कट गया, हमारा बिल कट गया। ये बताओ, बच्चों ने मार्च में फीस देनी थी, नहीं दी, तो स्कूल तो उन्हें लेटर बनाएगा कि नहीं बनाएगा 31 मार्च को? एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी तो बट्टा ये सिखाता है बच्चों को कि आपको ये करना है, नहीं करोगे तो वायलेशन हो जाएगा प्रिंसिपल का। सर अब एक स्कूल वाले से बात होगी, वहाँ पे उनकी पता क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे। अब मैं अगले 2020 पे आ रहा हूँ सर, उनको अप्रैल मई और जून 3 महीने की क्वार्टर की इसकी सेल वो नहीं मिली, फीस नहीं मिली है स्कूल को, बिल्कुल फीस नहीं मिली है। अब वो अपना उसको रेवेन्यू माने या नहीं माने 3 महीने की,
3 महीने की उनको क्या नहीं मिली, सर फी नहीं मिली है। आप लोग कहते हैं जैसे अगर या मान लीजिए या कोई दुकानदार जो ये मैं कहता हूँ, सेल वाली बात कर अप्रूवल ये कहता है कि हमें माननी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं को यही जानना अप्रूवल ये था। कहता है कि हमें माननी है, मिलना ना मिलना बाद में बैठ की तरह दिखा देंगे वो तो उसके लिए तो फिर सर 3 साल सोचेंगे नहीं मिलेगा, हाँ। फिर पीट लेंगे अपने आप को। तो फाइनली ये बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशन की हमारी बात हुई आज। आज हमारी 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस के बारे में चर्चा करी। पहली हमारी से एक बार थोड़ा सा इनको सिनॉप्सिस बना देते हैं हम लोग। कोई कंसर्न कॉन्सेप्ट था, दूसरा हमारा कंसिस्टेंसी रहा, और तीसरा हमारा एक्चुअल एजम्पशन रहा। देखेंगे आगे भी हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। हाँ, तो ज़्यादा बड़ी डिस्कशन हो जाती है तो बच्चों को कहते हैं बोर हो जाते हैं बच्चे भी। ठीक है, धन्यवाद सर। Thank you, sir. आप आए। थैंक यू सर, आपका भी बहुत धन्यवाद, हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच।